दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवम एंटरटेनमेंट चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। यह क्लास 9 का चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है यह 500 BC पहले की। 500 BC पहले की बात है। एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम महर्षि कणाद था। वह एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स देखते हैं और उसके लिए अपने माइंड को अपना पूरा दिमाग लगाते हैं और कुछ समय बाद वह उस इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नाम देते हैं। क्या देते हैं? तो उस इंडिविजुअल का पार्टिकल्स का नाम वह देते हैं परमाणु। तो बात है 500 BC की, जब एक इंडियन फिलोसफर आते हैं, एक इंडिविजुअल पार्टिकल देखते हैं, उस इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम परमाणु देते हैं। उसके बाद एक और फिलोसफर आता है जो कि ग्रीक फिलोसफर था। वह ग्रीक फिलोसफर जो कि महर्षि कणाद ने परमाणु कहा था। और ये जो ग्रीक फिलोसफर है इसका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस जो है वह परमाणु का नाम हटाकर वह उस परमाणु को एटम कहता है। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। 500 BC का बात है। एक इंडियन फिलोसफर आते हैं जिनका नाम महर्षि कणाद था। वह इंडिविजुअल पार्टिकल देखते हैं, उस इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नाम परमाणु देते हैं। उसके बाद एक ग्रीक फिलोसफर आते हैं। ग्रीक फिलोसफर जो थे उनका नाम था डेमोक्रिटस उस इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नाम एटम देते हैं। तो यह हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का यह इंट्रोडक्शन हो गया। तो आते हैं अब टॉपिक पे। जो पहला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो पहला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यह दिया गया है किसके द्वारा? तो यह दिया गया है एंटोनी लेवाइजर के द्वारा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यह दिया गया है एंटोनी लेवाइजर के द्वारा। तो यह जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यह दो टाइप का होता है। पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी। तो पहला टॉपिक जो है, पहला पार्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यह कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यह कहता है कि जो कि रिएक्टेंट्स का मास होता है, टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का, वह इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यह हो गए एक हीरो साहब और ये हो गई हीरोइन। तो हीरो का जो वज़न है, मास है, यह 10 kg है और जो हीरोइन का वज़न है 9 kg है। जब इन दोनों को एक ही मशीन पे नापा गया तो इन दोनों का जो वज़न बताया गया वह 90 kg आया। इसके मतलब जो यह दोनों थे, यह दोनों हो गए रिएक्टेंट्स। यह हो गया 10 kg और यह हो गया 9 kg। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया गया तो टोटल हो गया 90 kg। तो यहाँ पे यह समझ में आ रहा है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का वह इक्वल हो गया प्रोडक्ट में। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यह किस में है? तो यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यह और भी कहता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है यह कहता है कि कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। तो यह दो पॉइंट हो गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। पहला है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे था हीरो और हीरोइन का जब अलग अलग नापा गया तो इसका 10 kg था, इसका 9 kg था। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया गया, एक ही मशीन पे नापा गया तो इन दोनों का हो गया 90 kg। इसका मतलब कि जो यह दोनों रिएक्टेंट थे, इन दोनों को जब ऐड करा गया तो इनका जो टोटल मास हो गया 90 kg हो गया। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब सेकंड जो पार्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी। यह लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, यह दिया गया था किसके द्वारा? जोसेफ प्राउस्ट। यह एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी दिया गया था। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी यह कहता है कि एलिमेंट और कंपोनेंट के मास होता है, एलिमेंट और कंपोनेंट का जो मास होता है वह डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन है इसका जो मास है 18 kg है, 18 kg पे हाइड्रोजन बनता है। तो मान लीजिए 2 kg हाइड्रोजन हो गया और 16 kg ऑक्सीजन हो गया। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया गया तो यह H2O बना लिए, वाटर बना लिए। अगर यहाँ पे यह 32 होता और यह 4 होता तब भी यह क्या होते? इससे दुगना वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ऐसे ही इसीलिए इसका नाम धराया गया है क्या? डेफिनिट प्रोपोर्शनल। यह डेफिनिट प्रोपोर्शनल में होते हैं। अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन को भी बढ़ना पड़ेगा। अगर यह 18 हो जाए, 3 हो जाए तो इस दोनों के रिएक्शन से कोई भी वाटर फॉर्म नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि जो
एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका मास जो होता है डिफरेंट प्रोपोर्शनल होता है। आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।